नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए और इतिहास के इस सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था, हमने इतिहास में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे। एक क्लास आपकी सातवाहन वंश के बारे में हो गई है, तो अब हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब लोग भी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए अब हम इस सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सातवाहन वंश के आगे क्या हुआ, कैसे आपके राजा महाराजा हुए और कौन आए आपके, अब उनकी संस्कृति क्या थी, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था थी, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए सब लोग जुड़ जाइए और आज जो है हमारा इसका पार्ट 2 होने वाला है और यही आपका फाइनल क्लास होगी आपकी इसकी सातवाहन वंश की। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जो सातवाहन वंश है, कौन सा वंश है आपका? सातवाहन वंश के बारे में जिसको आपको बताया गया था, इसका संस्थापक कौन है? तो आप जल्दी से बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से आप आंसर देंगे कि सातवाहन वंश इसके जो संस्थापक थे, आपको पता है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो जिनका नाम बताया गया था सिमुक। कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था कि सातवाहन वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था। क्या क्वेश्चन आता है? वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे सर सातवाहन वंश के संस्थापक तो हैं सिमुक, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो आते हैं आपके सातकर्णी प्रथम। कौन आते हैं आपके? सातकर्णी प्रथम आपके इसमें आते हैं। तो कल की क्लास में जो है हमने दोनों के बारे में पढ़ा था, सिमुक के बारे में ही पढ़ा, सातकर्णी के बारे में ही पढ़ा था, जिसको सातकर्णी प्रथम के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम क्या है इसका? सातकर्णी प्रथम। और आपको पता है इतिहास का एक ऐसा राजवंश जिसने 300 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया इसने? 300 वर्षों तक शासन करने वाला वंश है आपका कौन सा? सातवाहन वंश। अब जो है इनकी अगर हम बात करें तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी साहब प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी इनकी? अगर सातवाहन वंश की भाषा की बात करते हैं तो इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा इनकी बात करते हैं। सातवाहन वंश में आपने संस्थापक देख लिया सिमुक है और सातकर्णी प्रथम है। इनके यहां तक हमने देख लिया था। अब इन्हीं की जो पत्नी थी, आपने देखा सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी जिनका नाम था नागनिका। एक पत्नी का नाम क्या है इनकी? इनकी पत्नी का नाम था नागनिका। इनके ही नाम से एक अभिलेख लिखा गया है, नागनिका अभिलेख, जिसमें हमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भूमि दान की। इन्होंने भूमि ग्राम दान करना चालू कर दिया था ब्राह्मणों के लिए। अब इसी सेशन की को आगे हम बढ़ाते हैं तो आपको याद रखना अंध का जो सातवाहन वंश है, इसके जो राजाओं का जो काल है, राजाओं का काल कैसा है आपका? अंधकारमय। कैसा है काल इनका? अंधकारमय काल है। यानी इनकी आपको ज्यादा राजवंशों की जानकारी देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, इसमें कुल कितने आपके शासक हुए हैं तो आपको बताया था। वैसे राजाओं की संख्या 23 बताते हैं। और अगर आप मत्स्य पुराण के अनुसार बात करते हैं, किसके अनुसार बात करते हैं आप? मत्स्य पुराण के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सातवाहन वंश में 30 शासक हुए हैं, लेकिन इनका क्रम से हमें स्थान पता नहीं है, ना किसी ने बताया है ऐसा, तो इसलिए इसको अंधकार में इसका समय बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सातकर्णी प्रथम आता है, इसके बाद और भी राजा हुए। जैसे राजाओं में एक आते हैं आपके कपिलक, सॉरी क्या नाम है उनका? अपिलक। कौन आते हैं आपके राजा? एक राजा हुए जिनका नाम था अपिलक। अपिलक के बाद जो हमें एक का और नाम देखने को मिलता हुआ कुंतल। कौन से राजा हुए आपके? जिनका नाम था कुंतल। कुंतल के बाद जो अगले राजा जिनका नाम आपको देखने को मिले उनका नाम था हाल। राजा का ही नाम क्या है? हाल। अब इनमें जो प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था राजा हाल। कौन से राजा की बात करते हैं अब हम?
हाल के बारे में पढ़ते हैं तो हाल का क्या योगदान रहा है इतिहास में अपना। तो जब हम बात करते हैं तो जो सातवाहन वंश है, कौन सा वंश है आपका? सातवाहन वंश के अगर हम शासक की बात करते हैं तो इसके एक शासक हुए जिनका नाम क्या था? हाल। क्या नाम था? हाल इनका नाम हुआ। अब हाल के बारे में देखते हैं तो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मलयवती। हाल की पत्नी कौन है? जिनका नाम था मलयवती। क्या नाम था इनकी पत्नी का? आप बताओगे सर इनकी पत्नी का नाम था मलयवती। और मलयवती जो थी संस्कृत भाषा को बोलती थी। ये कौन सी भाषा बोलती थी? इनकी जो भाषा थी भैया वो संस्कृत थी। इनकी भाषा कैसी थी? आप बताओगे इनकी जो पत्नी हुई मलयवती, मलयवती भाषा को बोलती थी संस्कृत, जबकि भैया प्राकृत भाषा बोलते थे। अब आपके मन में विचार आ रहा कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कैसे बातचीत चलेगी? तो हाल भी राजा हैं, हल्के पतले मत लेना, इन्होंने संस्कृत भाषा ही सीख ली। क्या सीख लेते थे आपके? संस्कृत भाषा को ही सीख लेते हैं। अब जो है हाल भी एक लेखक हुए। हाल क्या थे आपके? ये भी एक महान लेखक हुए थे। हाल भी क्या थे आपके? लेखक थे। तो जब लेखक होता है स्वयं तो उसके दरबार में भी कोई ना कोई कवि होते हैं। तो हाल के दरबारी कवि की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? दरबारी जो कवि हुए हैं उनमें जो सबसे पहले जिनका नाम देखने को मिलता है, आप नाम सुनते हो सर्ववर्मन। कौन हुए आपके? जिनका नाम था सर्ववर्मन। सर्ववर्मन जो हुए हैं इनके ने एक रचना लिखी है जिसका नाम आप सुनते हो कातंत्र। तो सर्ववर्मन ने क्या लिखा है? एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? कातंत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है कि कातंत्र किसकी रचना है। तो आप बता देना सर कातंत्र जो रचना है या जो ग्रंथ है किसने लिखा है? आपका सर्ववर्मन ने लिखा है। अब इनके दरबारी कवि में ही पहले जे आते हैं। दूसरे जो इनके दरबारी कवि हुए हैं जिनका नाम भी आपको याद रखना, उनका नाम था गुढ़ाढ्य। क्या नाम था उनका? तो आपको याद रखना है दूसरे जो कवि हुए उनका नाम था गुढ़ाढ्य। क्या नाम था? गुढ़ाढ्य। इनने भी एक ग्रंथ की रचना की। अब कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है तो वो भी हमें याद रखना है। तो गुढ़ाढ्य ने जो लिखा है उसका नाम था बृहद कथा। इनका ग्रंथ कौन सा है? तो आप बता दोगे सर बृहद कथा। बृहद कथा जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो आप बताओगे गुढ़ाढ्य ने लिखा है। और अगर हम बात करें सर्ववर्मन, सर्ववर्मन ने क्या लिखा है? आपका कातंत्र लिखा हुआ है। और आप बताओगे हाल ही ने जिस जो अब कवि हैं इन्होंने भी एक किताब लिखी होगी, उसका नाम था लीलावती। कौन सा ग्रंथ है आपका? एक ग्रंथ नाम याद रखना आपको। इसी के समय एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था, एक ग्रंथ हुआ जिसका नाम था लीलावती। क्या नाम है? लीलावती। अब लीलावती जो ग्रंथ हुआ है इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो लीलावती ग्रंथ में जो सातवाहन वंश के शासक थे उनकी सैनिक उपलब्धि का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना कि लीलावती में किसकी जानकारी मिलेगी? तो सातवाहन वंश की सैनिक उपलब्धि, सैनिक उपलब्धि की जानकारी। तो इनकी सैनिक उपलब्धि की जानकारी कहाँ मिलती है हमें? आप बताओगे लीलावती। तो तीनों किताबों के नाम आपको याद रखना। एक ग्रंथ है लीलावती, अगला है आपका कातंत्र, अगला है आपका इसके बाद बृहद कथा। इन सब के जो किसके समय पर लिखी गई हैं? तो राजा हुआ करते थे हाल। हाल के समय पर ये आपकी घटना देखने को मिलती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इनकी अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि इनकी संस्कृति क्या थी, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की संस्कृति। तो क्या इनकी संस्कृति रही है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं? तो अगर हम बात करें तो संस्कृति में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो आपको पता है जब हम संस्कृति की बात करते हैं
तो इसी में निकल के आता है आपका क्या, संस्कृति जैसी थी, मतलब आपने वहां का समाज कैसा था। समाज के बाद वो कौन से धर्म को मानते थे, तो आपको धर्म भी याद रखना है। धर्म के बाद अगर हम बात करें वहां की जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको अर्थव्यवस्था की भी जानकारी याद रखना है। तो उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो 3 पॉइंट आपके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपकी इनकी संस्कृति के बारे में, उस समय समाज कैसा था, धर्म कैसा था, किस धर्म को मानते थे, और जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सातवाहन वंश की संस्कृति में इनका समाज कैसा था। तो सातवाहन वंश सातवाहन वंश के समय समाज कैसा था। समाज तो देखिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज जो है इसका स्वरूप क्या था। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्वरूप। इसका कैसा स्वरूप था। तो सातवाहन वंश के समय जो स्वरूप था समाज का, वो पितृसत्तात्मक था समाज। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, पिताजी की चलती थी। लेकिन यही तो दिक्कत है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन महिला या स्त्री, महिला या स्त्रियों को सम्मान देने के लिए, महिला या स्त्रियों को सम्मान देने के लिए अब उधर क्या होता था, तो माता का नाम पुत्र के नाम से जुड़ा होता था। तो क्या होता था, माता का नाम पुत्र के नाम से जुड़ा होता था। ये भी अपने याद रखना कि माता का नाम जो है किससे जुड़ा होता था, पुत्र के नाम के साथ जुड़ा होता था। अब और हम बात करते हैं स्वरूप, देख लिया। अब यहां हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। किसकी बात करते हैं अपन, क्या उस समय वर्ण व्यवस्था थी। तो आपको याद रखना कि जो आपका सातवाहन वंश आया, इसने जो है वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। यानी सातवाहन वंश ने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। और वर्ण व्यवस्था में क्या क्या देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और क्या होते थे आपके, वैश्य होते थे। उनके बाद कौन आता है, आपका शूद्र आते हैं। ये उस समय की वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ब्राह्मण सबसे उच्च कुल का माना जाता था, क्षत्रिय जो युद्ध लड़ता था, वैश्य, शूद्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर देखी जाती है। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। जो ब्राह्मण होते थे पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय की अगर हम बात करें तो जो क्षत्रिय होते थे, जो युद्ध लड़ने में विश्वास रखता है, जो कुछ छीनना चाहता है, कुछ जीत सकता है, जो काबिलियत पर विश्वास रखता है, जो अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता था, उसे क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो जगह जगह जाकर व्यापार करते थे उसे वैश्य कहा गया। जो तीनों की सेवाओं करता था वो शूद्र कहलाया। जैसे आपने कहा कि इस समय का जो समाज है वो कर्म के आधार पर माना जाता है, लेकिन कैसे आप बताओ, कुम्हार भी थे, लोहार भी थे, बढ़ई भी थे। जैसे अपन ने कहा कौन थे आपके, कुम्हार,
लोहार, और कौन थे, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते थे। ये सब कर्म के आधार पर देखा जाता है। लेकिन अब हमने बता दिया कि वर्ण व्यवस्था थी। एक आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, लेकिन यहां पर वर्ण संकर व्यवस्था को प्रतिबंधित किया गया था। सुन लो भैया, अंकित आपको हम बताते हैं। सातवाहन वंश में जो था वर्ण संकर, कौन से, वर्ण संकर व्यवस्था प्रतिबंधित थी। कौन सी व्यवस्था प्रतिबंधित थी, वर्ण संकर व्यवस्था। अब आपके मन में विचार आ रहा हो, वर्ण संकर कौन से आ गए, वर्ण व्यवस्था तो हमने सुनी है। तो लेकिन आपको याद रखना, वर्ण संकर कैसी, जैसे कोई लड़की है और लड़का, विवाह हुआ, लड़की है ब्राह्मण और लड़का है क्षत्रिय। अब अगर ये दोनों विवाह करेंगे, दोनों ने विवाह किया, तो इनकी जो संतान होगी क्या होगी आपकी, इन दोनों की जो संतान होगी वो आपकी वर्ण संकर कहलाएगी। वर्ण संकर जरूरी नहीं है ऐसा, इसका ये बदल भी सकता है कि जो लड़की है वो क्षत्रिय हो जाए आपकी, और जो लड़का है वो कैसा हो जाए आपका, ब्राह्मण हो जाए, या और भी आपके वर्ग में जा सकता है। तो इन सबको जो हमने क्या नाम दिया है, वर्ण संकर। अब इनकी जो संतान हो वो बता नहीं सकती ना तुम किस परिवार से हो। आप बताओ कि तुम एससी में आते हो, ओबीसी में आते, दिक्कत यही है ना। ब्राह्मण जनरल में पहुंच गए, क्षत्रिय ओबीसी में पहुंच गए, तो बच्चा किस में जाएगा, मम्मी के फेवर में रहे कि पापा के फेवर में रहे, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए वर्ण संकर जो व्यवस्था है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे दोषपूर्ण माना गया था। कैसा माना गया था, दोषपूर्ण माना गया। तो जी अपने याद रखना है कि वर्ण संकर व्यवस्था तो जो थी इनके समय पर कैसी थी, प्रतिबंधित उसको माना गया है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा। किसकी बात करते हैं, तो वर्ण आप बताओ कि समाज में जो था स्त्रियों की दशा। तो देखिए, अगर हम स्त्रियों की दशा बताना चाहें तो स्त्रियों की दशा अच्छी मानी गई। स्त्रियों की दशा कैसी थी, अच्छी थी। अच्छी थी मतलब कैसी थी, अब अच्छी भी तो बताओ। तो आप बताओगे अच्छी थी मतलब उन्हें जन्म से ही हतोत्साहित नहीं किया जाता था, जन्म से हतोत्साहित नहीं किया जाता था। अब हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, उन्हें जन्म से ही ये नहीं कहा जाता था तुम लड़की हो तो घर से बाहर नहीं जा सकती हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो, है ना, लड़की होना तुम्हारा पाप है, और जन्म के समय से उनकी हत्या नहीं की जा सकती थी। तो ये सब क्या था, उन्हें जन्म से ही हतोत्साहित नहीं किया जा सकता था। जब हतोत्साहित नहीं किया जाएगा तो भैया पढ़ने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो उस समय जो स्त्रियां थीं उन्हें शिक्षा का अधिकार भी था। शिक्षा का अधिकार भी था। जब शिक्षा मांगेंगी तो अब कहेंगे भी हम पढ़ने जाएंगे, तो शादी कर लेंगे जल्दी से, नहीं करेंगे भैया, पढ़वे जाएंगे, कॉलेज पढ़वे जाएंगे वे। फिर इसलिए जब कॉलेज पढ़ेंगे तो 18 साल पार हो जाएंगे, तो आप कह नहीं सकते हो कि बाल विवाह प्रचलित था। तो बाल विवाह कैसा था, प्रचलित नहीं था। अब बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, और क्या हो सकता है भैया, ये प्रशासन में भी भागीदार लेती थी। यानी आप कहोगे ये जो है प्रशासन में भागीदारी लेती थी। क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी की शादी होती है और अगर उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो भी एक एडवाइजर का काम करती है। किसका काम करती है, एडवाइजर, यानी एक सलाहकार, आपको सही सलाह देगी। इसलिए तो कहते हैं ना
कि जो जिसकी शादी हो जाती है उसकी गृह लक्ष्मी घर में ही आ जाती है। अब लक्ष्मी पे भी निर्भर करेगा, वो लक्ष्मी है कि आप समझ सकते हो कैसी है, वो ही उसका भविष्य का निर्धारण कर देंगे। तो अगर महिलाएं देखी शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, तो उस समय वो किसमें भाग लेती थी? प्रशासन में भी भाग लेती थी, उनके काम में हाथ बटाती थी। अब एक बात बताओ आप, जब प्रशासन में भाग लेंगी तो पैसे में भी भाग लेंगी कि नहीं लेंगी? तो आप बताओगे भैया उन्हें आर्थिक अधिकार भी प्राप्त था। कौन सा अधिकार प्राप्त था? आप बताओगे आर्थिक अधिकार। क्या था? आर्थिक अधिकार, यानी इनको पैसे का भी अधिकार था, है ना। धार्मिक अधिकार भी दिया गया था, ये पूजा पसटिया भी कर सकती थी, धार्मिक अधिकार भी था इनके पास। क्या था? धार्मिक अधिकार। अब ये जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार। जब सभा समिति में भाग लेंगी, महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, अधिकार संपत्ति का भी अधिकार है, यानी पैसा आ रहा है, तो बताइए, एक नॉनसेंस सा क्वेश्चन है, आप कोई पूछे तो फिर क्या ही कहेंगे? क्या वह सर आप बताइए, क्या उस समय आभूषण का प्रयोग प्रचलन में था कि नहीं था? हाँ तो पूनम आप बताओ। आपको शिक्षा का अधिकार है, आप प्रशासन की तैयारी तो कर ही रही हो, प्रशासन में भाग लोगी आप, आर्थिक भी भाग लोगी जब सलाह दोगी तो, है ना। पूजा तो आप करती हो, माना कि हर दिन मंदिर जाती हो, अब सब कुछ है आपके पास, पैसा भी है, शिक्षा भी है, तो आप जब किसी की शादी में जाती हो तो गहने पहनोगी कि नहीं पहनोगी? बिल्कुल पहनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पैसा अपना है, खर्च अपने करना है। तुम कहो एक हार सर हम तो चार चार हार पहन के जाएंगे, यानी अपन कह सकते आभूषण का प्रयोग प्रचलन में था। यही हम किसकी बात करेंगे? आपकी आभूषण का प्रयोग कैसा था आपका? प्रचलन में था। तो ये हमें वहां की स्त्रियों, उस समय की जो आपका सातवाहन वंश था, उस समय की स्त्रियों की हम दशा बताना चाहते हैं। तो आपने देख लिया है। अब हम बात करते सातवाहन समय वंश के समय धार्मिक दशा क्या थी? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के समय धार्मिक दशा कैसी थी? तो ये भी हमें याद रखना है। अब धार्मिक दशा की बात करें तो इनकी जो नीतियां थी, सातवाहन वंश की जो नीतियां थी, वो ये जो है किस नीति को अपनाते थे? इनकी जो नीति थी वो सहिष्णु थी। सहिष्णुता का पालन। किसका पालन करते थे? आपके ये सहिष्णुता का पालन करते थे। सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को समान महत्व देना, सभी धर्मों को समान महत्व देना, वो आपकी सहिष्णुता की नीति थी। ये सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। और उसके साथ अगर हम बात करें, ये स्वयं भी जो थे आपके ब्राह्मण धर्म अवलंबी थे। कौन थे आपके जी? ब्राह्मण धर्म अवलंबी। कौन थे आपके? ब्राह्मण धर्म अवलंबी थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म अवलंबी रहे, पता कैसे पड़ता कि ये सहिष्णुता नीति को अपनाते थे? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे दिया है? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है।
अब उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण कौन कौन से हैं आपके। जैसे इन्होंने जो है अजंता, क्या नाम आता है आपका, अजंता, कॉमा आप बात करोगे कार्ले, कॉमा भांजा, अजंता, कार्ले, भांजा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। फिर यहीं आप बात करते हो अमरावती, एक और क्या नाम आता है आपका, अमरावती। जगह नाम याद रखना, अजंता हो गया, कार्ले, भांजा, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। यहाँ पर जो है इन्होंने इन स्थानों पर बौद्ध कलाएं हैं, क्या है आपकी, बौद्ध कलाओं का विकास हुआ। यहाँ पर क्या करवाया इन्होंने, बौद्ध कलाओं का विकास करवाया इन्होंने। किसका विकास करवाया, बौद्ध कलाओं का जो है इन्होंने यहाँ पर विकास करवाते हैं। तो आपको याद रखना, जो है अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, मुंबई महाराष्ट्र। तो आप अजंता की बात करें तो इनके नाम हम थोड़ी सी लिखना चाहेंगे। तो जैसे आपने बात की अजंता, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं भैया, पुष्पैन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, आज सुबह आपको याद करवाया था तो आपने सही बताया, कहाँ पर है आपकी, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यही बात आती, कार्ले की गुफाएं कहाँ पर है भैया, कार्ले, कार्ले की गुफाएं। जब आप कार्ले की गुफाओं की बात करते हो तो कार्ले की गुफाएं भी पुणे जिले में है। कहाँ पर है आपकी, पुणे जिले। और पूना जो जिला कहाँ पर आता है आपका, ये भी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें तो आपने कार्ले की गुफाएं भी देख ली, यहीं आती है आपकी भांजा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं आएंगी पूनम, भांजा की गुफा। ये जो गुफा है ये भी पुणे में ही आती है। कहाँ पर आती है आपकी, पुणे में, पुणा महाराष्ट्र। अब आता है नागार्जुन कोंडा। तो ये नागार्जुन कोंडा की जो गुफा है ये आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आपकी, आंध्र प्रदेश में ये गुफाएं हैं। और अगर हम बात करते अमरावती, किसकी बात करते हैं, अमरावती में जो है इन्होंने यहाँ पर रेलिंग लगवाई। क्या लगवाई इन्होंने, रेलिंग लगवाई। और क्योंकि जो अमरावती ये कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है ना। इतना जो हमें याद रखना है। और भी क्या हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म में और भी अपना योगदान दिया हुआ है। जैसे हम बात करें बदायनीय संप्रदाय, कौन सा है आपका इनका बौद्ध धर्म में, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में ही एक संप्रदाय आया जिसका नाम है बदायनीय संप्रदाय। तो जो बदायनीय संप्रदाय हुआ इसने ही जो है यहाँ पर आपका केनहरी और नासिक में विकास करवाया। ये कहाँ पर काम करता था आपका, केनहरी, और क्या हुआ आपका, नासिक में इन्होंने जो है गुफाओं का निर्माण करवाया। और अगर एक और संप्रदाय की बात करते हैं तो आपने महासंघिक संप्रदाय बताया, कौन सा आता आपका, महासंघिक संप्रदाय। तो महासंघिक जो संप्रदाय है इसने क्या किया, तो आप बताओ, इन्होंने कार्ले की गुफाओं का निर्माण करवाया था। कार्ले की गुफाओं का निर्माण इनके लिए क्या करवाया गया था, ठीक है ना। तो ये है एक और संप्रदाय जिसका नाम था सोपारा। एक और संप्रदाय हुआ जिसको कौन सा था, सोपारा। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया।
तो ये अपने याद रखना, इससे पता पड़ता है हमें कि जो आपका सातवाहन वंश था वो सहिष्णुता की नीति को अपनाता था। मतलब हम हिंदू धर्म हैं, तो हिंदू धर्म ही नहीं, हमें सब धर्मों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अब यही हम बात करते हैं कि कैसे और पूजा कैसे करते थे, किस किस की ये पूजा करते थे। पूजा कौन करते थे? सातवाहन। सातवाहन वंश के समय किस किस की पूजा की जाती थी? तो आप सबसे पहले बताओगे, ये शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव। शिव का जो वाहन है ये त्रिशूल की भी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? त्रिशूल। ये बुद्ध, बुद्ध को भी मानते थे, बुद्ध के चरणों की पूजा करते थे। बुद्ध के जो है चरण पादुका की पूजा के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये जो थे धर्म चक्र को अपनाते थे। किसको अपनाया इन्होंने? धर्म चक्र को अपनाया। तो ये यहाँ से इनकी पूजा के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कहाँ से? सातवाहन वंश से। अब यही हम आगे बात करें कि सातवाहन वंश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। सातवाहन वंश के समय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आप अर्थव्यवस्था में देखोगे भैया, ये जो थे कृषि प्रधान था। सातवाहन वंश कैसा था आपका? तो ये हम बात करते हैं कृषि प्रधान था। सबसे ज्यादा कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कृषि में जो था उपजाऊ भूमि थी। क्या थी? उपजाऊ भूमि भी थी। अब यहाँ जो राजा है, कर की दर आपको याद रखना, इस समय जो थी उपजाऊ भूमि थी तो कर की दर क्या थी? तो आप बता देना, 1/6। कितनी थी आपकी कर की दर? राजा को कितना भाग दिया जाता था? अगर आपके पास 6 रुपए है तो आपको 1 रुपए किसको देना पड़ेगा? राजा को देना पड़ेगा। और कौन देता था? अब जो किसान जो है, किसान राजा की अनुमति से ही काम करता था। किससे काम करता था? किसान राजा की अनुमति से भूमि का उपयोग करता था और राजा को कर दिया जाता था। इतना अब अपन याद रखना है। आगे की हम बात करें तो यहां पर जो है भू राजस्व, किसकी बात करते हैं कृषि में हम? भू राजस्व। अब अगर आप बात करो कि राजा को क्या दिया जाता था 1/6 के भाग में, तो भू राजस्व की अगर हम बात करें तो किसान उन्हें अनाज भी देता था। क्या देता था? अनाज। अनाज के साथ साथ उनको ही जो है अनाज एवं कुछ नगद भी दिया जाता था, कुछ नगद पैसा, नगद पैसा भी उनको जो है दिया जाता था। यानी अब हम बात करें यहां पर सामंतवादी परंपरा का जन्म हुआ। यहीं से जो क्या हुआ आपका? सामंतवादी, सामंतवादी परंपरा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो आप बताओगे सर सामंतवादी परंपरा का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि राजा अपनी भूमि किसको देगा? सामंतों को। सामंत वो भूमि किसानों को देंगे, किसानों से लगान या कर लिया जाएगा, वो सामंत लेंगे, सामंत अपना हिस्सा रखने के बाद आपके राजा को सौंप देंगे। इतना जो है अपने याद रखना है। तो ये अर्थव्यवस्था के बाद की बात आती है। अब यहीं पर हम बात करें व्यापार कैसा था। किसकी बात करते हैं? व्यापार। तो सातवाहन वंश के समय जो है, किसके समय की बात चल रही है? समय है आपका किसका? सातवाहन वंश का। तो व्यापार के दोनों स्वरूप थे। यही हम बात करें व्यापार के क्या थे आपके? तो दोनों स्वरूप थे। कौन कौन से थे? राष्ट्रीय व्यापार भी था, राष्ट्रीय भी था, और कैसा था आपका?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था। दोनों जो है वो व्यापार करते थे। अब आप कहोगे राष्ट्रीय देश में तो व्यापार करेंगे ही करेंगे, तो अब यह कहाँ पर व्यापार करते थे? जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें, श्रीलंका, मलय द्वीप, कहाँ पर करते थे? मलय द्वीप तक भी इनका व्यापार भी चलता था, जिसको स्वर्ण द्वीप। अगला कौन सा आता आपका? स्वर्ण द्वीप हो गया। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ अगर हम बताएं मिस्र, यूनान, मिस्र और क्या होगा आपका? यूनान हो गया। तो आदि जो है यहाँ तक जो है हमें व्यापार देखने को मिलता है। यूनान के बाद आप चीन भी बता सकते हैं। यहाँ तक जो है सातवाहन वंश के समय क्षेत्र का विस्तार था। ये यहाँ तक सोचो, जो आपका वैश्य वर्ग था वो आपका व्यापार करने जाता था। अब जानकारी आप कहोगे कहाँ से होता था? जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिला है? जानकारी के स्रोत कहाँ से हैं? तो आपने एक ग्रंथ पढ़ा जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ से हमें पता पड़ता है, मिलिंद पन्हो से, कि उस समय 75 प्रकार के व्यवसाय बताए गए। मिलिंद पन्हो में कितने बताए गए आपके? 75 प्रकार के व्यवसाय। कितने प्रकार के बताए गए मिलिंद पन्हो के अनुसार? कि सातवाहन वंश के समय 75 प्रकार के व्यवसाय होते थे। और अगर हम बात करें, एक जो ग्रंथ है महावस्तु, कौन सा ग्रंथ है आपका? महावस्तु। तो महावस्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें 36 प्रकार के शिल्पकारों का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार के? 36 प्रकार के क्या होते थे उस समय? शिल्पकार। भैया सोचो, उस समय 36 प्रकार के तो आपके इंजीनियर, आर्किटेक्ट होते थे जो नक्शा बनाते थे, जो शिल्पकार अलग अलग कलाकृतियां निकालते थे। और इनकी अगर मुद्राओं की बात करें, हम किसकी बात करते हैं अपन? मुद्राओं की बात करें तो इनके समय जो मुद्रा हुआ करती थी सोने की थी। सोना, चांदी हो गया, सीसा हो गया। सोना, चांदी, सीसा, कांसा भी कह दो आप, तांबा भी कह दो, आदि तरह की इनकी मुद्राएं चलती थी। अब जो है ये मुद्राओं की हमने बात कर दी, व्यापार करने जाएंगे ही जाएंगे। अगर अब आप भारत की बात करते हो तो देखिए, इधर नीचे आपका ये जो वंश चल रहा था सातवाहन वंश, इधर कौन सा वंश था आपका? तो आपने बताया सातवाहन, ये भारत का एरिया था। यहाँ आपको पता शक बैठे हुए थे, रुद्रदामन का शासन चल रहा था। यहाँ पर किसका शासन चल रहा था आपका? रुद्रदामन। इधर आपको पता है जो आपने एक और खारवेल का नाम सुना, यहाँ खारवेल का शासन चल रहा था। रुद्रदामन एक शक था। आगे हम इनके बारे में संघर्ष भी पढ़ेंगे, शक संघर्ष कैसे हुआ आपका, सातवाहन संघर्ष किस किस के साथ हुआ, लड़ाइयाँ कहाँ से हुई। अब यही कारण क्या था? अब देखिए, यहाँ से गुजरात है, गुजरात के भड़ौच में, इधर कौन सा क्षेत्र है आपका? गुजरात। गुजरात में एक जो बंदरगाह है जिसका नाम है भड़ौच। बंदरगाह किसका था आपका? जिसका नाम है भड़ौच। भड़ौच कहाँ पर था आपका? गुजरात। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत दे रहा था इन्हें। शासन किसका चल रहा था? सातवाहनों का। अब यहाँ पर इन्हें टैक्स देना पड़ता था। राजा नहीं चाहता कि हम किसी को टैक्स देना पड़े, हमारे जो व्यापारी उन्हें दिक्कत हो, इसलिए फिर आगे चल के आप इनके साथ संघर्ष चलते हैं, लड़ाइयाँ चलती है और एक समय पर कब्जा कर लेते हैं वो आप। अब जब शासन चलता है कैसे होता था, तो इससे सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन आपको याद रखना, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था हिप्पालस। क्या नाम है भैया पुष्पैन? एक जो व्यक्ति हुए जिनका नाम था हिप्पालस। कौन सा पालस कर रहे हैं भैया जी? नाम है ये हिप्पालस। हिप्पालस जो थे, इन्होंने मानसूनी हवाओं की खोज की थी, याद रखना। इन्होंने क्या किया आपका? तो आप बताओगे मानसूनी
हवाओं की क्या की है इन्होंने, खोज की थी। जब मानसूनी हवाओं की इन्होंने खोज की, ये मिस्र के रहने वाले थे, तो याद रखना मानसूनी हवाओं से किसको हुआ आपका सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होता था, मिस्र को होता था। किस देश को होता था व्यापार से, मानसूनी हवाओं के व्यापार के समय मिस्र को सबसे ज्यादा इससे फायदा हुआ करता था। अब यही एक जो क्षेत्र आता था आपका भारत में ही, सातवाहन वंश के समय एक जगह का नाम था प्रतिष्ठान। क्या नाम था, प्रतिष्ठानपति, आप सुनते हो। प्रतिष्ठानपति के नाम से किसने उपाधि धारण की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए किसने उपाधि धारण की थी प्रतिष्ठानपति के रूप में, किसके बारे में बात कर रहे हैं अब अपन, प्रतिष्ठानपति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो प्रतिष्ठानपति जो उपाधि धारण की थी आपकी, वो आपके धारण करने वाला था सतकर्णी प्रथम, ये प्रतिष्ठानपति। तो प्रतिष्ठानपति की जो है उपाधि धारण की थी सातकर्णी प्रथम ने। किसने धारण की थी आपकी, सातकर्णी प्रथम ने। और प्रतिष्ठान को जो है उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो नाम भी आपको याद रखना। उस समय इसको जो नाम दिया गया था, रोमन माल की मंडी कहा जाता था इसको। किस नाम से जाना जाता था इसको, रोमन माल की मंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रोमन माल की इसको जो है मंडी के नाम से जाना जाता था। अब भारत में निर्मित कुछ जिसका व्यापार करोगे, भारत में निर्मित वस्तुएं, भारत में निर्मित वस्तुएं, तो भारत में कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, तो आप बताओगे जिसमें हम जैसे रत्न बनाते थे, कौमा मलमल, रत्न हो गए आपके, मलमल हो गए, जैसे चीनी, क्या हो गया आपका, चीनी, इलायची और लौंग, काली मिर्च, काली मिर्च। आप यही हम बात बताएं कि पत्थर के मनके भी बनाए जाते थे, यानी मनके के साथ अगर हम बात करें तो और भी चीजें होती जैसे जो विलासितापूर्ण होती थी आपकी, कैसी होती थी, विलासितापूर्ण वस्तुएं भी बनाई जाती थी। ये जो है उस समय की आपकी वस्तुएं थी जिनका निर्माण किया जाता था। तो देखिए, और अगर हम आगे बात करते हैं तो ये तो हमने उस समय का आपका समाज देख लिया है, अर्थव्यवस्था देख ली है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम आपको याद रखना है। फिर कुछ समय के लिए इसका जो इतिहास है वो अंधकार में चला जाता है। कैसा चला जाता है आपका, अंधकार में चला जाता है। अंधकार में जाने के बाद अगर हम बात करते हैं, सातवाहन वंश में एक और शासक आता है जिसका नाम था सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी प्रथम पढ़ा था हमने, उसने विकास किया। अब आता यही आपका कौन सा, सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय की अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको पता पड़ेगा कहाँ कहाँ पर क्या चल रहा था जब हम इनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो सातकर्णी द्वितीय जो आता है 106 से 130 ईस्वी तक रहता है आपका, 106 से 130 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसने जो है सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया, पुनः जीवित किया, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे शासक आए थे जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा को खराब कर दिया था, जिसको प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक भी माना जाता है। इसकी अगर हम उपाधि की बात करें, किसकी बात करते हैं, इसने जो उपाधियां धारण की है जिसमें आता आपका वीणा कंटक किसका स्वामी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है वीणा
कंटक का स्वामी इसको कहा जाता था। बेड़ा कंटक का स्वामी हो गया, इसी को दक्षिणा पथपति भी कहा जाता था। दक्षिणा पथपति भी कहा जाता था इसको, ठीक है ना। इसको राज ऋषि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? राज ऋषि के नाम से जाना जाता था। लेकिन इनके पिता का नाम याद रखना, सतकर्णी जो द्वितीय हुए इनके पिता का नाम क्या हुआ? तो पिता का नाम था इनके शिव स्वामी। क्या नाम था? शिव स्वामी बताते हैं। अगर इसका क्रम देखें तो क्रम इसका 23वां था। कौन सी क्रम का राजा बना आपका? 23वें क्रम का राजा बनता है। इसकी जो माता थी, माता का भी नाम लिख लेना आप, बलश्री गौतमी। बलश्री कौन थी इसकी? गौतमी माता का नाम है। जो बलश्री गौतमी जो थी वो योग्य महिला थी। बलश्री गौतमी कैसी थी? योग्य महिला थी। अब जैसे इनके जो पिताजी शांत हो जाते हैं, शांत होने के बाद कुछ समय इन्होंने अपने बेटे के साथ शासन किया, यानी कुछ समय तक बेटे का साथ शासन में दिया। इन्होंने क्या किया था आपका? कुछ समय तक शासन में बेटे का क्या दिया? साथ दिया था। इसलिए इसको जो इनकी माता थी, इनको जो उपाधि दी गई है, इनकी भी उपाधि है, इनको राजऋषि की उपाधि दी, राजऋषि उपाधि इनको दी गई है, ठीक है ना। अब ऐसा कहा जाता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसके जो घोड़े हैं तीनों समुद्रों का पानी पिया करते थे। तो आप जल्दी से बताइए कौन सा शासक हुआ जिसके जो घोड़े थे वो तीनों समुद्रों का पानी पिया करते थे। तो याद रखना, जो सातकर्णी द्वितीय है इसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पिया करते थे। यानी अब देखिए क्षेत्र का विस्तार हुआ ना, क्षेत्र का विस्तार कहां तक? तो आपने बताया इसके जो घोड़े थे वो हिंद महासागर, कहां तक विस्तार हो गया इसका? हिंद महासागर, अरब सागर, और उसके बाद जो आता है आपने कहा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये तीनों जगह जो थे इस पे इस समय आपके जो होता है पानी पिया करते थे घोड़े। और अगर हम बात करें तो इसने ही जो सातकर्णी द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। शकों को क्या किया था? पराजित किया। इसने ही क्या किया था? शकों को पराजित किया था। अब हम बात करते हैं कि और जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी का स्रोत, जानकारी का अगर हम स्रोत बताना चाहें तो आप बता देना। जानकारी का जो स्रोत था वो जोगलथम्बी अभिलेख था। अब जानकारी का स्रोत क्या है आप बताओगे? जोगलथम्बी अभिलेख। जोगलथम्बी अभिलेख इनकी जो जानकारी का स्रोत पता पड़ता है, ठीक है ना। और सतकर्णी द्वितीय के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। ऐसा जानकारी मिलती है कि जो सतकर्णी द्वितीय था, सातकर्णी द्वितीय के समय ही जो है इन विजयों का स्वरूप होने पर इसने जो विजय प्राप्त की, इसने जो है बौद्धों को पहला ग्राम दान दिया। इसने ही क्या किया था? बौद्धों को पहला ग्राम क्या किया? दान दिया। अब आपको नाम भी याद रखना, वो कौन सा ग्राम था जो बौद्धों के लिए दान में दिया गया था। तो इनके जो इन्होंने जो था बौद्ध अजकालकी ग्राम था। गांव का नाम क्या बताना चाहें अपन? अजकालकी जो ग्राम है वो इन्होंने दान में दिया था, अजकालकी ग्राम। इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले जो अजकालकी ग्राम है
इसे पहले किसने दान दिया था? इसके पहले अगर हम बात करें, इसको जो दूसरी बार दिया गया था, इसके पहले जो दान दिया गया था, इसके एक जो नहपान हुआ करते था शासक, शासक कौन हुआ आपका? नहपान। नहपान के जो दामाद थे, नहपान के कौन थे? दामाद, जिनका नाम था उसावदात, इसने भी इसी ग्राम को दान दिया था। इसके जो दामाद थे उसावदात ने इसी ग्राम को दान दिया था, यानी दान वापस लिया फिर उसको दोबारा से दान में दे दिया, ठीक है ना। तो याद रखना यहीं से क्या होती है आपकी ग्राम दान देने की शुरुआत, ग्राम दान देने की क्या हुई आपकी? तो आप बताओगे सर शुरुआत होती है। तो आपको याद रखना है कि ग्राम दान देने की शुरुआत कहाँ से हुई है? सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश के समय राजा कौन था आपका? सातकर्णी द्वितीय, जिसने सबसे पहले जो है आपका दान में दिया था। अब दूसरा इसी ने पहला दिया, इसी ने जो है दूसरा ग्राम दान में। अगर हम दूसरे ग्राम की बात करते हैं जिसे दान में दिया गया था, उसका नाम था कजर्क ग्राम। ये दूसरा ग्राम था जो दान में दिया था, किसने दिया था? तो आप बता देना सातकर्णी द्वितीय ने ही दिया था। पहला भी इसी ने दान किया, दूसरा भी इसी ने दान कर दिया था, ठीक है ना। अब सातकर्णी द्वितीय की वीरता की तुलना, देखो कितना महान शासक है ना आपका, इसने शकों को पराजित कर दिया है, इतना शक्तिशाली था कि इसने अरब सागर तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, यानी इसने भड़ोस पर भी अधिकार कर लिया, हिंद महासागर तक विस्तार किया, और इसने यहाँ पश्चिम बंगाल तक शासन किया। तो इसलिए कहते हैं ना, सोच बड़ी रखो। अब उसे पूरा करने के लिए आप में इतनी क्षमता भी होना चाहिए, क्योंकि सपने से कुछ नहीं होता, केवल सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले बुलंद होना चाहिए, सफलता तो आपको प्राप्त हो ही जाती है। अब यही इसकी बात करते हैं जो सातकर्णी द्वितीय है। अब इसकी वीरता की तुलना किससे की जाती है? सातकर्णी द्वितीय की वीरता की तुलना, अगर हम इसकी वीरता की तुलना करें तो इसे जो है अर्जुन और भीम से की गई है। इसकी वीरता की तुलना किससे की गई है? अर्जुन भीम से की गई है। अर्जुन और भीम से इसकी तुलना की गई है। और सोचो भैया पुष्पेन, इसको हिमालय के जैसा साहसी कहा गया है। किसके जैसा कहा गया है? हिमालय के जैसा क्या कहा गया है? इसको साहसी कहा गया है। साहसी जो रिस्क ले सकता है, साहसी की पहले ही पहचान, जो जोखिम उठा सकता है। हिमालय जितना ऊंचा उठना है तो छोटी मोटी हवाओं के झोंकों को भी आपको झेलना पड़ेगा। माना कि समस्याएं जीवन में आती हैं, समस्याओं से हमें भागना नहीं होता है, समस्याओं को क्या करना पड़ता है? सामना। जैसे कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, अब उसके पास क्या हवाएं नहीं चलती हैं, थोड़े बहुत तूफान नहीं चलते हैं, तो क्या उनसे डर गया? क्या उसने सुसाइड कर ली? नहीं, उसका वो क्या करता है? सामना करता और डटा हुआ है। आज भी आप हिमालय सबसे बड़ा ही बना हुआ है। आगे इसने सातवाहन वंश की पुनर्स्थापना की और शकों को पराजित किया। पराजित करने के बाद जो है इसका एक पुत्र हुआ। कौन होता है? पुत्र, जिसका नाम था पुलमावी। इसका पुत्र कौन हुआ? तो आप बता देना, इसके पुत्र का नाम था पुलमावी। पुलमावी जो हुआ इसका पुत्र बनता है, ठीक है ना। अब जो पुलमावी बना, इसके समकालीन अगर शासक बात करें तो इसका समकालीन कुछ शासक भी हुआ करते थे, जैसे आपने बताया रुद्रदामन। कौन सा हुआ आपका? इसके समय समकालीन शासक था जिसका नाम क्या था आपका? रुद्रदामन। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रुद्रदामन किसके समकालीन था, तो आप बता देना सातवाहन वंश में जिसका शासन चल रहा था आपका, वो होगा आपका कौन, पुलमावी। पुलमावी के साथ में जी आपका रहता है, उसी के समय चलता है आपका। तो देखिए यहां तक हमने किसके बारे में देख लिया है, सतकर्णी द्वितीय के बारे में, पुलमावी के बारे में देख लिया है। अब जो है इसके बाद जो आती है, अब इनके बीच में संघर्ष चलेगा, सातवाहन संघर्ष चलेगा, कैसे रुद्रदामन आता है, खारवेल के साथ कौन कौन सी लड़ाइयां चलती हैं, तो वो अब हमारा अलग ही टॉपिक होगा, जिसमें हम आखिरी शासक के बारे में भी पढ़ेंगे कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप ऐसे ही क्लास को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन जब तक जो है आपको इस क्लास को अच्छे से लिख लेना है और याद भी करते चलना है, क्योंकि इतिहास रटने का विषय नहीं है। अगर हम इसको क्रम के साथ पढ़ते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलते हैं, है ना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।